जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हर वक्त अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था भूकंप। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल पंक्तियाँ। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं है ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जब जिंदगी हर कदम एक नई जंग है तो हमें लड़ना ही होगा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम जो भूकंप वाला चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने बात की है भूकंपीय तरंगों की बात प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे। PSL जो कि हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो इससे आगे बढ़ेंगे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन इसे क्या कहते हैं? सॉरी, इसको कहते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी इसकी उत्पत्ति का जो स्रोत है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो वो है सीस्मिक तरंगे। अगर वहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भूकंप है उसको मापने का यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूकंप मापीय यहाँ पर दो पैमानों की हम बात करेंगे। कितने पैमाने हैं? दो पैमाने हैं। अब इन दो पैमानों में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका मर्केली स्केल। वहीं पर दूसरे की बात करें तो दूसरा है रिएक्टर। दूसरा है रिएक्टर। अगर हम यहाँ पर मर्केली स्केल की बात करें तो ये कब आया और किसने दिया? तो ये आया था 1902 में। तो इसको लाया कौन था? उनका नाम था गियोसिपी मर्केली। कहने का तात्पर्य है कि इनके नाम पर ही इस पैमाने का नाम मर्केली स्केल रखा गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि ये कितने अंकों का है। तो अगर अंकों की बात करेंगे तो ये 12 अंकों का। कितने अंकों का है? 12 अंकों का है। अब हमें ये देखना है क्या ये प्रमाणित है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित ही नहीं माना। प्रमाणित नहीं माना। अब हम आते हैं रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल है और वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी बात करें तो ये कब आया? तो ये आया 1902
1935 में। दूसरी बात, इसको लाने वाले कौन थे? तो वो थे चार्ल्स फ्रांसिस रिएट। कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस रिएट। ये लाए थे, तो इनके ही नाम पर इसका नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। नाम किसका है? चार्ल्स फ्रांसिस रिएट, और इन्हीं के नाम पर आपका है ये रिएक्टर स्केल। यहीं पर अगर बात करेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि जो अंक हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 1 से 9। वर्तमान समय में क्या ये प्रमाणित है? तो बिल्कुल ये है आपका प्रमाणित, यानी कि इसी से जो भूकंप है उसकी माप जो की जाती है वो किस में की जाती है? रिएक्टर स्केल में की जाती है। वर्तमान में इसी का प्रयोग सर्वाधिक है। आगे हम बात करें रिएक्टर पैमाने में आने वाली जो संख्याएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न तो आपका मर्केली से अगर बनेगा, कब आया था, कितने अंकों का है, किसने दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिएक्टर की, कब आया था, किसने दिया, कितने अंकों का प्रयोग होता है, प्रमाणित है या प्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिएक्टर पैमाना है, ये रिएक्टर पैमाने में प्रत्येक आने वाली संख्या, प्रत्येक आने वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने भूकंपीय परिणामों को बताती है। 10 गुने भूकंपीय परिणामों को बताती है। आप समझ पा रहे होंगे कि जो रिएक्टर पैमाना है उसमें प्रत्येक आने वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने भूकंपीय परिणामों को बताती है। ये प्रश्न सीधा सीधा इसी तरह से इन्हीं पंक्तियों में पूछा भी गया है। तो ये किस में प्रयोग हो रहा है? ये रिएक्टर पैमाने की बात की जा रही है। कितने, यानी कि जो पीछे वाली संख्या है, सॉरी, जो आगे आने वाली जो संख्या है वो अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने भूकंपीय जो परिणाम है उनको बताती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में और कौन से प्रश्न यहाँ पर बन पाएंगे। यहाँ पर है एक समघात रेखाएं। समघात रेखाएं। अब ये समघात रेखाएं क्या हैं? तो भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्रों में समान आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को मिलाने वाली
रेखाओं को दिया नाम है। यानी कि प्रश्न है कि भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समघात रेखाएं। यानी कि जो हमारा ये पॉइंट है, यहीं से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में ऊना यानी कि पुणे, मुंबई, देहरादून, कलकत्ता, ऊना में मुंबई, देहरादून, कलकत्ता, इन सभी में क्या है? भूकंप लेखन यंत्रों की स्थापना की गई है। भूकंप लेखन यंत्रों की स्थापना की गई है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में भूकंप लेखन यंत्रों की स्थापना कहां पर नहीं की गई है? आपको पता होगा, ऊना लिखिए या पुणे लिखिए, और अगर आपको पता है तो आप बता पाएंगे। मुंबई, देहरादून, कलकत्ता, अगर इनमें से हो सकता है एक अलग से दे दे, चारों ऑप्शन में से, और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, शायद पीजीटी में ही पूछा गया था, 2016 में था, विज्ञापन था 2016 का ही है, उसी में शायद पूछा गया था कि अल्लाहाबाद किससे संबंधित है, ये पूछा गया था प्रश्न। और अल्लाहाबाद किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से ही संबंधित है। और ये जो भूकंप आया था, इसमें 2000 लगभग 2000 व्यक्तियों की हमें क्षति उठानी पड़ी थी। 2000 व्यक्ति भूकंप से कालकलवित हो गए थे। और अगर देखा जाए तो ये कब बना था? तो ये भूकंप आया था 1819 में। कहां पर? तो कच्छ में। और इस भूकंप के आने से एक बांध का निर्माण हुआ था, और उस पर रहकर बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी, तो इसे नाम दिया गया था अल्लाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बना था कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें भूकंपीय तरंगों की दशाएं। भूकंपीय तरंगों की दशाएं कितनी हैं? तो ये 3 दशाएं बताई गई हैं। अब ये 3 दशाएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है क्षीण या प्राथमिक। क्षीण या प्राथमिक कंपन, फर्स्ट। अगर वहीं हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है प्रथम की अपेक्षा, यानी कि जो पहले आया है उसकी अपेक्षा, प्रथम की अपेक्षा तीव्र दूसरा कंपन। अगर वहीं पर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है प्रधान या सर्वाधिक तीव्र कंपन।
सर्वाधिक तीव्र कंपन, यानी कि जो भूकंपीय तरंगों की दशाएं हैं वो कितनी हैं, तो वो 3 दशाएं होती हैं। सबसे पहले क्षीण या प्राथमिक कंपन होगा, फिर प्रथम की अपेक्षा तीव्र होगा, दूसरा कंपन होगा, और प्रधान या सर्वाधिक तीव्र कंपन कौन सा होता है, वो तीसरा होता है। यानी कि पहले कम, फिर उससे ज्यादा, और फिर सर्वाधिक। ठीक है, यहीं पर और कौन सा प्रश्न भूकंप से पूछा जा सकता है, तो ये है आपका एक प्रश्न अक्सर जनरल नॉलेज की तरह से भी पूछा जा सकता है और भूगोल में भी, यानी कि भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है, वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि गैस है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो पूछा जाता है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है, तो ये है रेडॉन। किसकी हो जाती है, रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, भूकंप से ही रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप के दौरान जो ऊर्जा, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप के मूल से निकलती है, भूकंप के मूल से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, तो ये ऊर्जा होती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा, यानी कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप के मूल से, जैसा कि भूकंप के मूल की हमने बात सबसे पहले ही की थी, भूकंप के मूल की और अधिकेंद्र की हम बात कर चुके हैं, तो वही कह रहा है कि उसमें जो ऊर्जा है वो कौन सी है, तो ये है प्रत्यास्थ ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि समान भूकंपीय तीव्रता को, समान भूकंपीय तीव्रता को, यानी कि तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा की बात कर रहा है, तो मिलाने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो ये होती है आपकी हेमोसिस्मल लाइन, हेमोसिस्मल लाइन, भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो और कौन से प्रश्न बनेंगे, तो एक प्रश्न पूछा जाता है भूकंप केंद्र पर, भूकंप केंद्र पर भूकंपीय लहरों का अंकन, भूकंपीय लहरों का अंकन, इसको आप देख भी चुके हैं, सीस्मोग्राफ अंकन किया जाता है, तो ये है आपका सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न बनेगा
तो यहाँ पर पूछा जाता है सागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न जो समुद्री लहरें हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। सागरीय भूकंपों के कारण जो उत्पन्न समुद्री लहरें हैं उन्हें कहते हैं सुनामी। यहाँ पे प्रश्न ये भी बना हुआ है। अगर हम देखें भारत में, है ना, अगर हम भारत की बात करें तो कश्मीर से अरुणाचल तक फैला हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल तक फैला हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है। सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है। वहीं पर बात करें, अगर हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में भूकंपीय तीव्रता जोन की भी बात कर लेते हैं। भूकंप तीव्रता जोन कितनी है? ये जो भूकंप तीव्रता जोन है वो कितनी है? प्रश्न सीधा यहां से बनेगा। तो ये कितनी है? 4 जोन है। 4 कौन कौन सी है? तो नंबर 1 है आपका अल्प तीव्रता क्षेत्र। अल्प तीव्रता क्षेत्र ये कौन सी है? सेकंड जोन है। और है आपका दूसरा है, ये थर्ड जोन है। और ये है मध्यम तीव्रता क्षेत्र। मध्यम तीव्रता क्षेत्र। अगर वहीं पर हम थर्ड की बात करें और तो ये है फोर्थ जोन और ये है गहन तीव्रता क्षेत्र। वहीं पर अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की तो ये है आपका, ये फिफ्थ जोन में आता है और ये है अति प्रचंड। अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। अब आपने यहाँ पर एक बात देखी, यहाँ पर शुरू हुआ है सेकंड से। सेकंड है जो वो अल्प तीव्रता क्षेत्र है, थर्ड है मध्यम तीव्रता है और जो आपका फोर्थ जोन है वो गहन तीव्रता है और फिफ्थ है वो अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी सीधा प्रश्न बनता है, क्योंकि सेकंड है वो किस प्रकार का है? अल्प तीव्रता। थर्ड है वो किस प्रकार का है? मध्यम तीव्रता। अति प्रचंड की बात करेंगे तो वो नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्षेत्र की और बात कर लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भूकंप का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी के जो क्षेत्र थे, ज्वालामुखी जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र सभी भूकंप क्षेत्रों में भी आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भूकंपों का अगर विश्व वितरण की बात करें, विश्व वितरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है? प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। क्या है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। दूसरे की अगर बात करें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगर वहीं पर तीसरे की बात करें तो ये है मध्य अटलांटिक पेटी। इन पेटियों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है भूकंप का जो क्षेत्र है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रशांत की तो सबसे अधिक यहीं पर आते हैं भूकंप, यानी कि 63%। अगर हम बात कर रहे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की तो यहाँ पर इससे कम आते हैं, यानी कि 21% आते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य अटलांटिक की, तो इसमें कितना रह गए, इसमें है आपके 16%, यानी कि 16% है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागरीय पेटी में, और मध्य महाद्वीपीय 21 रह गया, उससे कम है। और बिल्कुल अगर कम की बात करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, यानी कि जो ये है ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें। अगर हम यहाँ पर इसमें ये इससे प्रश्न अक्सर बनते रहे हैं, तो इसमें जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो इसमें आएगा आपका चिली है। हो सकता है कि क्षेत्र से पूछ लिया जाए सीधा। कैलिफोर्निया, और वहीं पर आप देखें तो अलास्का है। जापान, फिलीपींस, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, तथा मध्य महासागरीय भाग। मध्य महासागरीय भाग ही इसी में आएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कि चिली है, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड। अगर हम इसके बाद बात करें, ये तो हो गया आपका प्रशांत महासागरीय पेटी का। अगर यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात कर लें, तो इसमें कौन कौन, तो इसमें आपका मैक्सिको हो गया, मैक्सिको से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और साथ ही आपका है ये भूमध्य सागर, और साथ ही आल्प्स, काकेशस, यानी कि जैसे ये नवीन वलित, पर्वत श्रेणियां। तो इस प्रकार से जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसके क्षेत्र भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। वहीं पर अगर हम बात करें कि प्रश्नों की, तो इससे ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते। भूकंप से जो जो प्रश्न बनने थे उनके बारे में हमने आज चर्चा की। आज हमारे चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट ये आप देखेंगे टीजीटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस है एटी का उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको पता ही है कि टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, एलटी भी आएगा, और यूपीएचएससी दोबारा आने की उम्मीद भी है। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स से किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।